हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9। चलिए, आज का ये इस लेसन का लास्ट टॉपिक है मैटर इन आर सराउंडिंग्स चैप्टर में, दैट इज कूलिंग कॉज बाय एवेपोरेशन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि किस तरह से एवेपोरेशन का जो फिनोमेना है वो कूलिंग का इफेक्ट डेवलप करता है। मतलब ये कैसे चीज़ हो रही है, तो उसको उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके ऊपर बेस्ड उसको सपोर्ट करने के लिए इस बात को कुछ एक एग्जांपल भी हम लेंगे। तो देखिए, मेजरली आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कूलिंग कैसे हो रही है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है या पानी है कहीं पे मान लीजिए, तो एक्चुअल में उस सब्सटेंस के अंदर या उस कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पार्टिकल्स जब हीट वो गेन करते हैं कहीं से, तो वो हीट गेन करने पे उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मतलब कोई भी एक पार्टिकल है, तो अगर उस पार्टिकल के अंदर हीट जाएगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये बात तो तय है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। कोई भी पार्टिकल हो, हीट का सोर्स कोई भी हो सकता है। वो हीट का सोर्स सन हो सकता है, वो हीट का सोर्स हमने खुद कहीं से आग प्रोवाइड कर दी है उसको। कोई भी ऐसा हीट का सोर्स जिसके हेल्प से हमने उस पार्टिकल, उस मैटर के पार्टिकल के अंदर अगर हमने हीट डाली तो उसके अंदर उस पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में उस मैटर के पार्टिकल के को लेकर जिसके कारण से वो मूव करता है और वहाँ पे जो वो जगह को छोड़ देता है। मैं आपको इसका एक बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। बढ़िया एग्जांपल में हम लेते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए हमारी बॉडी ही है। अब हमारी बॉडी का ह्यूमन जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि हीट है। अब ये हीट कहाँ से हमारी बॉडी में आ रही है? वो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं और उसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो जो हीट को बाहर निकालते हैं। इससे हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। अब उसके कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो अगर हम कोई स्पिरिट या जिसे बोलते हैं अल्कोहल हुआ या स्पिरिट हुई, अगर हम अपनी बॉडी के ऊपर छिड़कते हैं तो एक्चुअल में क्या है कि स्पिरिट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप शायद स्पिरिट ना सुनकर आपने सोचा थिनर सुना हो। थिनर कुछ और नहीं होता, एसीडोन होता है। एसीडोन एक हाइड्रोकार्बन है और ज़्यादातर हम ये जो सफ़ेदी वाले वगैरह हैं, वाइट वॉश करने वाले, पेंट करने वाले, ये इसको बहुत यूज़ करते हैं। तो ये हार्डवेयर की शॉप पे मिल जाता है। या फिर वही चीज़ सेम हमारे घर में कई बारी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने नेल पेंट रिमूवर के लिए भी यूज़ करती हैं इसको, वो भी एसीटोन ही होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट सा होता है लिक्विड, और इसको अगर आप हाथ पे लगाएंगे, जैसे आपने हाथ पे डाला, तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स के लिए आपके हाथ को ठंडक सी महसूस होती है। यू फील कूल ओवर देयर, उस पर्टिकुलर पार्ट में जहाँ पे स्पिरिट गिरी हुई है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली क्या है कि हमारा हैंड है, जैसे मान लीजिए आपने हैंड पे जो है, तो हैंड के पास जो हैंड के अंदर अपनी हीट है। अब उस हीट के ऊपर, जो हाथ के ऊपर हीट है, उसके ऊपर क्या गिरा दिया आपने? स्पिरिट गिरा दी। तो स्पिरिट के मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पिरिट जो है ना, वो टेक द हीट ऑफ आवर हैंड, वो उस हमारे हाथ की हीट को ले लेंगे और जैसे ही उनके अंदर वो हीट जाएगी तो उनके अंदर आ जाएगी क्या? काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो दे लीव द सरफेस ऑफ आवर हैंड।
तो जैसे ही वो सरफेस को लीव करेंगे तो थोड़े टाइम के लिए हमारे हाथ की जो उस जगह की हीट होगी वो भी निकल जाएगी। जब वो हीट वहाँ से एस्केप हो गई, निकल गई, अलॉन्ग विद दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्पिरिट इनटू एटमॉस्फेयर, तो उस जगह पर आवर हैंड फील्स अ कूलिंग इफेक्ट, वहाँ पे आपको ठंडक का एहसास होगा। तो इस तरह से जो है स्पिरिट के या अल्कोहल के या एसीटोन के पार्टिकल्स ने हमारी बॉडी की जो हीट को ये टेक अवे दैट हीट, इसे लेटेंट हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट के जो मॉलिक्यूल्स थे दे गेट वेपराइज्ड, उसके वेपर्स बन गए। तो उसको वेपर्स तक लेके जाने वाली जो हीट थी वो हमारे हाथ से मिली उसको। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो थी वो जब हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे हाथ की उस जगह की स्किन को थोड़े टाइम के लिए ठंडक महसूस होने लगी। लेकिन वो फिर आप कहेंगे सर वो लॉन्ग टाइम तक क्यों नहीं रहती? और जैसे हम डिओड्रेंट्स को भी छिड़कते हैं तो जहाँ पे भी बॉडी की जिस हिस्से में डिओड्रेंट जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो 10 घंटे तक वहाँ पे ठंडा ही रहता है। वो हार्डली 10 सेकंड के तक आपको ठंडा ठंडा लगेगा, फिर उसके बाद ख़त्म। कारण क्योंकि हमारी बॉडी में तो रिएक्शन चल रहे हैं ना, इंटरनल बॉडी रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो चल रहे हैं, तो वहाँ पर पीछे से हीट आ जाती है वापस, तो वो जगह फिर गर्म हो जाएगी वो तो पीछे से कंटिन्यू आप फिर छिड़किए, फिर ठंड लगेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर वो उड़ जाएगा, फिर वो पीछे से हमारी आ जाएगी बॉडी के अंदर से हीट। तो वो तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक बात समझ में आई, ठीक है ना, कि किस तरह से। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आप जो है मटका जो है अर्थन पॉट्स होते हैं, तो अब अर्थन पॉट में क्या होता है, देखिए अर्थन पॉट के अंदर आपको समझना पड़ेगा, इसको हम मटका ही बोल देते हैं, पिक्चर भी बोल देते हैं। तो जो मटका होते हैं ना, एक्चुअल में ये बनते हैं किसके? मिट्टी के अर्थन पॉट्स हैं, इसको अर्थन पॉट भी बोलते हैं, इसलिए अर्थन पॉट बोलते हैं। तो इसकी आपको ना थोड़ी सी बनावट के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि इसको जो कुम्हार जो होते हैं बनाने वाले, वो इसकी मिट्टी को लेकर आते हैं। अब मिट्टी को छान कर फाइन उसकी जैसे फाइन क्ले बना लेते हैं उसकी, उसको पानी डाल के इस तरह गूंद लेते हैं और गूंद कर फिर उसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद सुखाते हैं, सुखा कर उसको पका देते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, जो एक बेसिक प्रोसेस होता है मटका बनाने का। तो जितना मर्जी वो उसको बेसिकली क्या है, पकाते इसलिए ताकि वो की मिट्टी की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, पता लगा पानी डाला और वो गल गई, इसलिए पका देते हैं उसको भट्टी में, फर्नेस के अंदर। तो उसके बाद वो गलता तो नहीं है, लेकिन आप पानी जब उसमें डालते हैं ना तो क्या होता है, क्योंकि जितना मर्जी उसको वो गूंद लें डो बनाने के लिए, लेकिन स्टिल जो सॉयल जो होती है ना उसकी अपनी एक बनावट, जो उसके अपना स्ट्रक्चर है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स रह जाते हैं। और एक्चुअल में जो मैं जस्ट आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि एक मटके की सरफेस है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह का मटके का तोड़े तो मटके का पीस निकलता है, तो साइड में इतनी मोटाई होती है उसकी। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर ना बहुत फाइन इस तरह के पोर्स हैं, आप ये रख सकते हैं, इस तरह के पोर्स बने होते हैं इसमें। ये मैंने लार्ज व्यू करके दिखाया। तो अंदर मटके के पानी भरा होता है, ठीक है, ये तो मैंने दो दिखाए हैं, ऐसे हर जगह पे होते हैं। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि आपने अगर मान लो 5 लीटर पानी भरा मटके के अंदर तो 5 का 5 लीटर इन पोर्स से बाहर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि ये पोर्स बहुत फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है ना, फाइन पोर्स मतलब बहुत महीन छेद होते हैं, ये दिखते नहीं है ऐसे। तो होता क्या है, वाटर यहाँ से, अब वाटर के अंदर क्योंकि हमने जो अर्थन पॉट के अंदर वाटर भरा था, दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर है। अब रूम टेम्परेचर का मतलब है तकरीबन 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा पानी का, यानी कि इसमें हीट है, इसलिए थोड़ा गर्म सा भी है। तो होता क्या है, इस अर्थन पॉट के अंदर से वाटर सीप होकर बाहर आ जाता है एट द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट। जब ये सीप होकर बाहर आता है, ये बहुत कम परसेंटेज होती है पूरे, अगर मैं बोलूँ 5 लीटर पानी अगर आपने मटके में भरा हुआ है तो हार्डली 200 ml मैक्सिमम 200 ml, इससे ज़्यादा नहीं, इससे बल्कि ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है।
पूरे 24 घंटे में हार्डली 100 ml के करीब पानी उसमें से बाहर आएगा सीप आउट होकर 24 आवर्स के अंदर। तो जब वो पानी मटके के अंदर से बाहर आ रहा होता है ना, तो अलॉन्ग विद डैट ये वाटर के अंदर की हीट भी बाहर ले आता है, हीट प्लस वाटर, ठीक है। अब ये पानी तो बाहर आ गया, पानी के वही पार्टिकल्स बाहर आते हैं जिनमें ज़्यादा हीट टेम्परेचर वाला होता है, तो क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रखी होती है उस टाइम पे, तो वो वाले पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जो एटमॉस्फेयर है, बाहर सराउंडिंग है, तो एटमॉस्फेरिक हीट जो है वो फर्दर उसके अंदर जाती है, एयर के अंदर जो हीट है। अब वो तो ऑब्वियस थोड़ी बाहर ज़्यादा होगी, पानी मटके के अंदर पानी के टेम्परेचर फिर भी 22 डिग्री होता है, लेकिन जो बाहर हीट होती है वो 30 डिग्री के आसपास होती है, मान लीजिए थोड़ी ज़्यादा होती है। वो हीट ये बाहर आए हुए पानी के जो पार्टिकल जिनमें ऑलरेडी पानी के अंदर की हीट थी वो और एब्जॉर्ब करते हैं, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करते हैं उस हीट को, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है एंड दे लीव द सरफेस। तो इस तरह से कंटिन्यूसली मटके की अर्थन पॉट की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते रहते हैं, और पीछे से कंटिन्यूसली ये आता रहता है, थ्रू आउट द नाइट ये काम चलता रहता है। तो आहिस्ता 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 सारे अमाउंट ऑफ हीट, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ दिस वाटर, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से माइनस पे चले आता है, बट मैं बोलूँगा कि अगर 22 डिग्री पे था इनिशियली जब हमने टैप में से डाला था, तो ये तकरीबन 3-4 डिग्री तक आ जाता है। 3-4 डिग्री तक पानी का टेम्परेचर लेके आ जाना, क्योंकि हीट तो सारी निकल गई, 3-4 डिग्री पे आ जाना मेक्स द वाटर कूल, उससे पानी ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से अर्थन पॉट्स जो होते हैं उनमें से ये निकलकर बाहर आता है। जबकि अगर आप अर्थन पॉट की जगह अगर उसके साथ में ही आप स्टील का कोई घड़ा रख दें, मटका रख दें, तो उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। वो पानी जितना 22 डिग्री है तो वो उतना ही रहेगा गर्म, बल्कि वो और गर्म हो सकता है, ज़्यादा कम नहीं होगा वो टेम्परेचर। कारण क्योंकि जो स्टील होता है ना, या जो लोहा होता है, या कोई मेटल है, मेटल का कोई भी मेटल पॉट हो, उसके अंदर उसकी सरफेस पे इस तरह के पोर्स नहीं मिलते हैं, और वो पोर्स ना मिलने के कारण पानी सीप आउट नहीं हो पाता है। और जब तक पानी सीप आउट ही नहीं होगा उसके अंदर की हीट बाहर ही नहीं आ पाएगी, और अगर हीट बाहर नहीं आएगी तो पानी ठंडा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अर्थन पॉट्स के अंदर पानी ठंडा हो जाता है, जबकि जो मेटल के पॉट्स होते हैं अगर हम ऐसे रखें तो वो क्यों नहीं होते गर्म या ठंडा, वो क्यों नहीं करते पानी को ठंडा। तो मैंने आपको उसके पीछे का कारण बता दिया है कि अर्थन पॉट्स के अंदर नेचुरली उसके अंदर जो उसकी सॉइल की जो बनावट है, जो उसके अंदर पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के कारण जो पानी सीप आउट होता है, और उस सीप आउट होते वक्त अंदर की हीट जो होती है वो बाहर आ जाती है। और जो बाकी ये और ज़्यादा हीट लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, वही हीट इनको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसके कारण से ये दे लीव द सरफेस, जिसके कारण से वेपर्स बनते हैं। तो इस तरह से जो अर्थन पॉट का अंदर का पानी ठंडा हो जाता है। एक और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ। विलेजेस में या यहाँ पे भी, शहरों में भी मैंने कई बार देखा है, अपने यहाँ घरों के आसपास कई लोग जो नीचे रहते हैं वो गर्मियों में शाम के समय में अराउंड 4-5 बजे के करीब जो है अर्थ के ऊपर अपने आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पर वो पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करते हैं। अब स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है देखिए, अब एक्चुअली मान लीजिए कि ये एक कोई रास्ता है, तो रास्ते पे आपने वो जो है पानी जो है वो छिड़क दिया यहाँ पे, दिस इज द वाटर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ये पानी है। अब ड्यूरिंग द डे टाइम, थ्रू आउट द डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सन की जो हीट है वो आ रही है, ये हीट सरफेस को गर्म कर देती है, इट मेक्स अर्थ जो है हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है धरती। अब इस गर्म धरती के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, गर्म हॉट सरफेस के ऊपर जब ये वाटर स्प्रिंकल्ड होता है तो पानी गिरते ही पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट ऑफ द सरफेस, उस सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जैसे ही आप एब्जॉर्ब करेंगे
तो हीट को वो पानी के मॉलिक्यूल्स, तो उनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे जब उनके अंदर हीट जाएगी तो उनके अंदर क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आप जहाँ पे पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली खुद भी देख सकते हैं करके ये चीज़, जब आप पानी को डालेंगे ना तो जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर जब ये पानी डलेगा तो आपको खुद को भी गर्मी लगेगी, जबकि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, सूरज भी कम हो चुका है, नीचे जा चुका है काफ़ी, तब भी आपको गर्मी लग रही है। कारण क्योंकि जब आप पानी स्प्रिंकल करेंगे तो वो वाटर वेपर्स जब वो बनेंगे, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो दे चेंज इनटू अ वाटर वेपर्स, तो उनके अंदर हीट होगी। तो वो हीट वाले वाटर वेपर जब आपकी बॉडी को टच करते हुए निकलेंगे तो आपकी बॉडी को भी गर्मी लगेगी, यू फील हॉट एट अ टाइम ऑफ स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। तो इस तरह से अगर आप काफ़ी देर तक पानी को स्प्रिंकल करते रहेंगे तो काफ़ी पानी एवेपोरेट हो जाएगा, और उसके एवेपोरेशन के साथ वाटर की एवेपोरेशन के साथ जो सरफेस की हीट है वो भी अलॉन्ग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप हो जाएगी। जब वो स्केप हो जाएगी तो फिर आपको वहाँ पर थोड़ा सा प्लेजेंट लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हीट आपने हटा दी है और सारा वो पानी उठा कर ले गया है, और उसके बाद वहाँ पर सरफेस पे बिल्कुल ठंडक आ चुकी है। तो ये एक और एग्जाम्पल है कि किस तरह से एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, वहाँ पे ठंडक प्रोड्यूस कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसके साथ साथ, हमारी बॉडी का स्वेट आना, जो परस्पायर करते हैं जो हम, ठीक है ना, परस्पायरेशन परस्पायरेशन जो है, ये जो परस्पायर करते हैं, जो स्वेट आता है, हमें पसीना आता है, इसमें भी ये भी हमारी बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। एक्चुअली में क्या है, आवर बॉडी इज हैविंग स्वेट ग्लैंड्स, हमारी बॉडी पे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना, एक्चुअली में क्या है कि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर का एक मेंटेन करने का तरीका है। होता ये है कि आवर बॉडी का टेम्परेचर जो होता है जनरली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना होता है। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि इसे 98.4 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं डॉक्टर्स के उसमें स्केल पे अगर बात करें, क्योंकि डॉक्टर्स मेडिकल पैटर्निटी के लोग इंडिया में फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, तो हमारे उस पर 98.4 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है, वो माना जाता है आइडियल टेम्परेचर फॉर आवर बॉडी। डैट अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डिग्री सेल्सियस तो तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर आवर बॉडी। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का, तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स जैसे कि हमारी किडनीज हो गई, हमारे लंग्स हो गए, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इनके लिए इससे ऊपर जाना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो हमारी बॉडी का एक ऑटोमेटिक एक नर्वस सिस्टम के अंडर ये कंट्रोल होते हैं स्वेट ग्लैंड्स, जिससे कि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स स्टार्ट एक्टिव हो जाते हैं एंड परस्पायर करते हैं, यानी कि स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो अब वो स्वेट जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हो क्या रहा है, ये काफ़ी हद तक कुछ ये फिनोमिना वैसा सा ही है जैसा मटके में हो रहा है। अब हमारी बॉडी में मान लीजिए 37 से बढ़कर 38 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया टेम्परेचर, अब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का वाला हमारी बॉडी ऑर्गन्स थ्रेट में आ गए हैं इसके। अगर इसके ज़्यादा देर तक ऐसे रहा तो हमारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे। तो हमारी बॉडी एकदम से एक्टिवली, हम सोचते नहीं है उस केस में, हमें गर्मी लग रही है तो आपको गर्मी के मौसम में जब गर्मी लगनी शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर से स्वेट आना शुरू हो जाता है। तो ये स्वेट आने का कारण क्या है, बिकॉज हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म एकदम ऑन हो जाता है, एयर कंडीशनिंग ऑन हो जाती है एक तरह से आप बोलिए। तो होगा क्या कि आपकी बॉडी के अंदर से स्वेट ग्लैंड से हेल्प से आपकी बॉडी के इंटरनल वाटर बाहर आना शुरू होगा। जब वो पानी बाहर आना शुरू होता है स्वेट की फॉर्म में, तो अंदर इंटरनल बॉडी जो होती है, इंटरनल बॉडी हीट जो होती है वो भी उस पानी के साथ बाहर आ जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे मटके में हो रहा था। तो जैसे वो बाहर आएगी हीट, तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा, और आपका जो बॉडी का जो स्वेट है वो जैसे ही सराउंडिंग की सरफेस के ऊपर आएगा, बॉडी के सरफेस पे आ गया, तो सरफेस जो है एक्सपोज होगी टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर में जो और फर्दर हीट थी उसने उनको और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दी और उसके कारण से दे स्टार्ट लीविंग द सरफेस। तो इस तरह से आपकी बॉडी में से वो हीट वेपरेट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, उस टाइम पर आपको गर्मी जरूर लग रही होगी, ये बात पक्का है, लेकिन अगर आप उसको चेक करना, आप अगर इंटरनल बॉडी में आप हाथ लगाएंगे ना तो आपकी बॉडी इंटरनली स्किन जो होगी ठंडी हो रखी होगी, आपको ये महसूस होगा कि हाँ यार ये तो ठंडी है, हाथ लगाएंगे अगर आप। तो बेसिकली क्या है, ये एक तरह का हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी ऑन कर लेती है ड्यूरिंग द जो है हीट, जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब के उस टाइम पे। ये आपको ये चीज़ सर्दियों में, विंटर्स में नहीं दिखाई देगी। विंटर्स में हमें हीट नहीं ऐसे वो पसीना आता, क्योंकि उस टाइम पर बाहर इतनी हीट नहीं होती है तो हमारी बॉडी को हीट लगती नहीं इतनी गर्मी। तो ये तो हुआ प्रस्पायरेशन का, प्रस्पायर करने से हम क्यों करते हैं। तो प्रस्पायरेशन के साथ साथ इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है, अक्सर मैंने देखा है कि ड्यूरिंग द हॉट समर डेज जो है हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, कपड़े हमें पहनने चाहिए कॉटन के, या ऐसा थ्रेड या ऐसा फैब्रिक हो जो नेचुरल फाइबर से बना हो, जैसे कि कॉटन हो गया या फिर लिनन हो गया। ये इस तरह के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। क्यों, कारण क्या है इसका, क्वेश्चन ये भी पुट कर लेते हैं कभी कभी कि वाई। तो इसका कारण ये है कि जो कॉटन होता है ना, ये एक्चुअल में ना वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो जब हमें गर्मी लगती है तो वी परस्पायर, हम स्वेट कराते हैं, हमें स्वेट ग्लैंड्स ऑन हो जाते हैं, हमारे एक्टिव हो जाते हैं, तो वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्वेट, तो वो स्वेट बाहर आएगा। अब अगर हमने सिंथेटिक कपड़े पहन रखे होंगे, सिंथेटिक यानी कि पॉलीएस्टर जैसे कपड़े पहन रखे होंगे, तो ये पॉलीएस्टर का जो रेयान, जो कपड़ा होता है ना, धागा, वो ऐसा होता है कि वो ना पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो पानी, क्योंकि स्वेट क्या, पानी ही तो है हमारी बॉडी के अंदर का, तो वो स्वेट जो है ना बाहर नहीं आ पा रहा। और अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा, स्किन से बाहर तो आ गया है लेकिन कपड़े से बाहर नहीं आ पा रहा, तो वो अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहेगी और आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी और ज़्यादा स्वेट आएगा। अगर बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा स्वेट आ गया तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपके अंदर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो हमें इसलिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि जो पानी को, जो स्वेट आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लें, ताकि वो सरफेस पे आ जाए उसकी। तो कॉटन इज़ द आइडियल जो है कपड़ा है कॉटन का, क्योंकि उसको जब हम पहनते हैं गर्मियों में तो जो स्वेट आता है ना, वो स्वेट कपड़े की सरफेस के ऊपर आ जाता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके ऊपर ले आता है, जिससे कि कपड़े को डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर फिर जब वो कपड़े पे गिरती है तो उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है और काइनेटिक एनर्जी आती है एंड दे स्टार्ट लीविंग द सरफेस ऑफ द दैट क्लॉथ। तो इस तरह से हमें जो पीछे से कंटिन्यूसली जो आ रहा है स्वेट, वो वेपोरेट होता रहता है और हमें बॉडी ठंडी रहती है। और एयर का भी वेंटिलेशन रहती है, जो कॉटन के कपड़े होते हैं। जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उसमें एयर वेंटिलेशन भी नहीं रहती है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल रीज़न है कि हमें एट द टाइम ऑफ जो है समर्स में जो है ना, जो गर्मियाँ आ रही हैं, तो इसमें हमें कॉटन के कपड़े ही पहनने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको फ़ैन के बारे में। देखिए, फ़ैन जो होता है, जैसे हमें गर्मी लगती है तो हम जैसे बाहर से आए तो हमें फ़ैन एकदम ऑन करते हैं। तो फ़ैन क्या कर रहा है, फ़ैन एक्चुअली में जो आपको स्वेट आ रहा है, स्वेट के मॉलिक्यूल जो है आपके माथे पे है, चेहरे पे है, बाजुओं पे हैं, तो स्वेट जो है, नहीं सॉरी, जो फ़ैन है ना, वो एयर के अंदर काइनेटिक एनर्जी ले आता है, जिससे वो विंड बन जाती है। तो विंड जो जैसी है वो हमारे माथे पे टकराती है, हमारे बाजुओं में टकराती है, तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी ले आती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी 2-3 करंट से बन सकती है, मतलब एक, जैसे मैंने बोला कि हीट पड़ी तो उसके करंट से वो वाटर के मॉलिक्यूल एक्सीलरेट हो गए, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, दे गेन द एनर्जी और उसमें दे लीव द सरफेस ऑफ द स्किन। इसी तरह से फ़ैन भी यही चीज़ करता है, बट वो विंड की हेल्प से होती है। तो विंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ वेपरेशन को इंक्रीज करने की रीज़न में, फैक्टर्स में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, हीट, टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द फैक्टर। तो ये फैक्टर्स थे, तो ये वही फैक्टर हमने यूज़ करते हैं फ़ैन की फॉर्म में। फ़ैन जो होता है वो जब घूमता है बहुत तेज़ी से, तो विंड बहुत तेज़ी से घूमती है हमारे चारों तरफ, और उससे हमारी सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर आया हुआ स्वेट भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है एंड दे स्टार्ट लिविंग द सरफेस। अच्छा, इसके बाद फिर आता है एक और, दैट इज कॉल्ड, जो आपने देखा होगा कि हम जब अगर आपने कोई कप के अंदर डाली हुई है जो क्या कहते हैं चाय, ठीक है जी, यहाँ पे इसमें आपने चाय डाल रखी है और ये है सॉसर साथ में,
ठीक है जी। ये सॉसर है जो प्लेट, साथ में कप प्लेट जैसे बोलते हैं प्लेट होती है। तो बेसिकली अगर आप कप से डायरेक्ट पी रहे हैं तो आपको चाय ज़्यादा गर्म लगेगी, लेकिन अगर आप इस कप को उठाकर प्लेट से रख करके सॉसर के ऊपर ही आपने चाय डाल दी, तो चाय डालने पर उसके अंदर जो है पूरी की पूरी ज़्यादा जो फैल गई वो तो सरफेस एरिया बढ़ा लिया, और साथ में एयर में प्रेजेंट जो हीट होती है वो उसमें जाती है, और उसके कारण से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट लिविंग, और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं चाय के, वो दे स्टार्ट लिविंग द सरफेस, ठीक है ना। और उसके साथ में उसकी जो वेपर्स जो होते हैं पानी के, चाय के अंदर पानी भी होता है क्योंकि, तो वो वेपर्स हीट के साथ बाहर ऊपर जाते हैं, तो हीट भी निकलती है और वेपर्स निकलते हैं, जिससे क्या होता है जो चाय है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक तरीका है कि बाय इंक्रीजिंग सरफेस सॉसर के डालकर हम चाय को ठंडा कर लेते हैं। इसके बाद एक और जो है डिवाइस कह लीजिए, क्या कहूँ मैं उसको, ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मैं एसी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कूलर की। कूलर तो आपने सुना होगा, डेजर्ट कूलर भी बोलते हैं इसको, कूलर ही बोलते हैं। तो इसका प्रिंसिपल समझिएगा, बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रिंसिपल बनाया जिसने भी इसको इन्वेंट किया, बड़ी तरकीब से सोचकर उसने इन्वेंट किया होगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको कूलर के बारे में समझना पड़ेगा। कूलर में होता क्या है? कूलर एक ऐसा बॉक्स है जिसके नीचे वाले सरफेस पे तो हमने पानी भर लेते हैं और उसमें पंप लगा देते हैं, और ऊपर छत होती है, बाकी बचती हैं 4 साइडें। तो 4 साइडों में 3 साइडों पे हम लगा देते हैं पैड्स, और एक साइड ऐसी होती है जिस पर लगाया था हमने फैन, एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। अब होता क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ पंप हम क्या करते हैं, पंप जब ऑन करते हैं तो पैड्स को गीला कर लेते हैं। पैड्स जो होते हैं वो वेट हो जाते हैं, गर्म गीले हो जाते हैं बिल्कुल। हॉट ड्राई डे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा उसका पंखा लगा हुआ है, और ये जो है हमारे पास क्या बोलेंगे, ये जो है हमारे पास पैड है, इसमें पैड लगे हुए हैं। तो ये चल रहा है, तो जब ये घूमता है ये पंखा, तो ये ना बाहर की एयर को अंदर की ओर खींचता है, ये जो इसका पंखा है, ठीक है। ये पंखा जब यूँ घूम रहा है इसके अंदर, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो बाहर की एयर है ना वो कमरे के अंदर आ रही है। ये रूम है हमारा, जनरली हम खिड़की पे लगाए थे ये पैड कूलर, सॉरी। तो एयर तो ड्राई है, बाहर कूलर के बाहर ड्राई एयर है, लेकिन जब ये ड्राई एयर कूलर के अंदर एंटर करती है तो कूलर के तीनों पैड्स वेट हैं, तो वो वेट एयर हो जाती है, यानी कि वो एयर गीली हो जाती है थोड़ी सी। तो वो वेट एयर फिर कमरे के अंदर एंटर करती है। अब रूम के अंदर क्या होता है, रूम के अंदर हीट है, क्यों? क्योंकि गर्मी है भाई, ओवरऑल गर्मी है कमरे चारों तरफ। कमरा हमारा ऐसा था ना कि कमरा कहीं और है, हमारा घर और धरती से अलग है। धरती पे ही पूरी उस जगह पे उस इलाके में गर्मी होती है, तो कमरे में भी वो हीट है। तो कमरे के अंदर जो हीट होती है वो वेट एयर, यानी कि एयर के अंदर प्रेजेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ गए अंदर। अब वाटर मॉलिक्यूल की एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो हीट को लेकर एकदम से उसको वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। अब होता यह है कि जैसे ही वो कमरे के अंदर एंटर करता है, कमरे की हीट जो होती है उसको वो एब्जॉर्ब करता है। अब जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो और तेज भागता है। जब वो भागता है तो अगर आपने कोई रूम का दरवाज़ा खोल रखा है तो वो वहाँ से निकल जाएगा। तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल बताता हूँ कूलर को रन करने का। कूलर जब भी हम रन करते हैं तो हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, तो कूलर बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। ये एसी की तरह नहीं चलता, एसी अलग फंडामेंटल पे चलता है। कूलर का बेसिक प्रिंसिपल कूलिंग का ये है कि वो हॉट ड्राई डे के मौसम में, गर्मियों में, समर्स में कमरे के अंदर बहुत ड्राइनेस है, एयर सिर्फ सूखी एयर है, गर्मी है, तो वो उसके अंदर कमरे के अंदर वेट एयर भेजता है, मॉइस्चर बढ़ाता है वो कमरे के अंदर का। कमरे के अंदर मॉइस्चर बढ़ने से कमरे के अंदर के जो हीट होती है वो उन मॉइस्चर में के प्रेजेंट की फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स आ रखे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड दे वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट रूम। तो उसके लिए हमें उसको
स्केप रूट देना पड़ता है, दैट इज़ हमें वो दरवाज़ा खोल के रखना पड़ता है कोई ना कोई, या खिड़की जहाँ से वो निकल जाए बाहर। तो वो घर से बाहर निकल जाएंगे तो वो हीट भी साथ निकल जाएगी और कमरा ठंडा हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कूलर का प्रिंसिपल, जो हमारे रूम में हम चलाते हैं वो इस पर रन करता है। आप इस बात को नोटिस कीजिएगा, कूलर्स जो होते हैं वो कभी भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी के टाइम पर इतना अच्छा वर्क नहीं करते। आप नोटिस करना, हॉट ड्राई टाइम पे रात के समय में कभी कभी तो टैंक खाली भी हो जाता है, 3-4 बजते हैं खाली हो गया टैंक, सूखा चल रहा है, गर्मी लगने लगी, तो हमने देखा अभी तो गर्मी लग रही है, तो हमने कूलर बंद किया, उसमें पानी भरा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो सारा एयर के अंदर बिल्कुल मॉइस्चर था ही नहीं, वो तो हम आर्टिफिशियली फेंक रहे हैं कमरे के अंदर मॉइस्चर को, तो उससे वो कमरे के अंदर की हीट को ले रहा है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स और बाहर भाग रहे हैं वो कमरे से। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बहुत है, यानी कि जैसे जून जुलाई का मंथ होता है जिसमें कि बारिश पड़ गई जुलाई अगस्त के आस तो उसमें आप कूलर यूज़ कीजिए, कूलर का पानी ही नहीं ख़त्म होगा। कारण क्योंकि कमरे के अंदर कूलर के बाहर पीछे जो एयर आ रही है वो भी बहुत वेट है, कूलर के अंदर से जो एयर को हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी वेट आ रही है, कमरे के अंदर घुसे तो वहाँ पे भी वेट एयर है। तो वो एक्चुअल में ना वो उसको हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते उस केस में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कमरे के अंदर की भी एयर कहाँ निकले बाहर, बट बाहर भी वही वेट एयर है, बाहर भी वेट एयर ही पड़ी हुई है, तो वहाँ पर भी वो नहीं निकल नहीं पा रहा। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, वहाँ पे सैचुरेशन सा आ जाता है। तो इस कारण से ड्यूरिंग द जो है जब बहुत ज़्यादा बारिशों का मौसम होता है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उस टाइम पर कूलर इतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कुछ कूलर को लेकर कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी आपने नोटिस करना कि आपने एक कोई ग्लास लिया और उसके अंदर आपने बर्फ़ भर दी, या एक बॉटल जिसके अंदर बर्फ़ थी ऑलरेडी पहले से ही, तो आपने उस बॉटल को या उस ग्लास को विद आइस जो है आपने सरफेस पे रखा, और जैसे ही आपने रखा तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना उसमें पानी आना शुरू हो गया, ठीक है ना, और देख रहे हैं कि आप वो पानी जो है ना उसकी सरफेस पे आपके आ रहा है, तो इम्प्रेशन आ रहा है कि यार ये पानी शायद अंदर से निकल के आ रहा है। अंदर से कुछ नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि वो तो स्टील का ग्लास है या शीशे का ग्लास है, शीशे के ग्लास में पोर्स नहीं होते हैं मटके की तरह। तो फिर ये जो पानी है अंदर, जो हमने आइस भरी हुई है इसके अंदर, तो आइस तो अंदर है, ठीक है ना, इसके अंदर पूरे ग्लास के अंदर भरी हुई थी, तो फिर ये पानी कहाँ से आ गया? तो बेसिकली होता ये है कि कमरे के अंदर एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। जब वो वाटर वेपर्स कूल सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, जो ठंडी हो रखी है जो सरफेस, उसके कांटेक्ट में जब आते हैं ना, तो दे गेट कंडेंस्ड। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए कि प्रूफ भी मिल रहा है हमें कि यार कमरे में मॉइस्चर है। ह्यूमिडिटी में ये बहुत ज़्यादा होता है ये प्रोसेस। अगर आप ह्यूमिडिटी जब बहुत ज़्यादा है तो आप अगर ऐसे ग्लास के अंदर बर्फ़ भर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा पानी उसमें से निकलेगा, क्योंकि कमरे के अंदर ही बहुत पानी है। तो वो कमरे के अंदर प्रेजेंट पानी जो है वो जब इसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस हो रहा है तो वो यूँ फ्लो हो रहा है। ड्राई डेज में ये थोड़ा सा फिनोमेना आपको कम मिलेगा। ड्राई डेज में जब बिल्कुल हॉट है, ड्राई, जैसे मई जून का मंथ आ रहे हैं अब, जब बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा हवा में और बहुत हार्ड गर्मी पड़ रही होगी, तो उस टाइम पे उस गर्मी के टाइम पे अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये फिनोमेना कम दिखाई देगा, क्योंकि एयर के अंदर ही मॉइस्चर नहीं है। तो वो जब मॉइस्चर नहीं है तो वो कैसे कनेक्ट में आएगा उसके, ठीक है। तो एक तो ये मैंने अब आपको बता दिया है, ठीक है ना, किस तरह से वाटर वेपर्स हमें दिखाई देते हैं इनके ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, और टबलर कह लीजिए या ग्लास कह लीजिए जिसके अंदर आइस भरी हुई है। अब ये तो टोटल मैंने आपको बताया है कि कूलिंग कॉज्ड बाय द एवेपोरेशन। तो इसको आप ज़रा ध्यान से बार बार सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और उनके पीछे की जो साइंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्चुअली में साइंस कुछ और नहीं है, ये एक तरह की ऑब्जर्वेशन है। आप जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे आप साइंस को उतना बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो साइंस को समझने का, साइंस को पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप
ऑब्जर्व करें बहुत ज़्यादा, और ट्राई आउट टू फाइंड आउट द लॉजिकल आंसर्स फॉर इट, कि भाई उसके पीछे की प्रिंसिपल क्या वर्क कर रहा है। तो कई बार आपको आंसर मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, कभी आप पढ़कर निकालेंगे या टीचर से पूछेंगे। तो आपके दिमाग में कोई भी अगर क्वेरीज आती हैं इस तरह के लेकर, कोई भी आप फिनोमिना आप अपने आसपास में देख रहे हैं जो मैंने अभी पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड है अगर, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे पूछिए। तो मैं अपनी ट्राई माई बेस्ट माई एबिलिटीज़, तो जितनी एबिलिटीज़ हैं मैं उसमें बेस्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे की लॉजिकल रीजनिंग क्या है, साइंटिफिक रीजनिंग क्या है इसके पीछे की, लॉजिकली नहीं साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, उसके पीछे का आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे अब बहुत बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो है आइस रूम टेम्परेचर पिघल जाती है लेकिन लोहे की अलमारी क्यों नहीं पिघलती। तो बड़ा सिंपल सा इसके पीछे का आंसर है, बहुत सिंपल। एक्चुअल में आपको समझना पड़ेगा ये दोनों मैटर है, आइस इज़ ऑल्सो मैटर, और जो अलमीरा है वो आयरन है, तो आयरन इज़ ऑल्सो मैटर। तो आयरन क्यों नहीं पिघल रहा, आइस क्यों पिघल जा रही है? तो इसके पीछे का आंसर ये है कि जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, उनके बॉन्ड्स हैं जो उसके बीच में, उसको तोड़ने के लिए वी नीड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वो बहुत जल्दी वो थोड़ी सी भी रूम की हीट मिलती है 30 डिग्री के आसपास, तो 25-30 डिग्री, तो उसी से ही वो बॉन्ड्स उसके ब्रेक हो जाते हैं और वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। बट ऑन अदर हैंड जो आयरन है, आयरन के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो स्ट्रॉन्ग कि वी नीड 1535 अप्रॉक्सीमेटली 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर चाहिए होता है टू ब्रेक दैट बॉन्ड। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा उनके अंदर है ना, एनर्जी बहुत है उनके अंदर, जो बॉन्डिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जिसे बोलते हैं हम। तो वो फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए भी नीड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो वहीं पे वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। एनर्जी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये इस तरह के ना कुछ छोटे छोटे लॉजिकल बातें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं। आप जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करेंगे और उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उतना आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप ऑब्जर्व करिए साइंस को बहुत ज़्यादा, क्रैमिंग मत कीजिए, रट्टा मत मारिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो अब आपको इसके बाद हम इसके ऊपर हम क्वेश्चन एक क्लास रखेंगे नेक्स्ट, वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पार्ट।